और विस्तार से खबरों को जानते हैं और बात कृषि कानून को लेकर सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। ट्वीट कर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राष्ट्रपति ने नहीं दिया मिलने का वक्त। कृषि कानून पर किसानों की बात रखना चाहते थे वो। कृषि कानून को लेकर केंद्र को भी उन्होंने घेरा। तो सीएम गहलोत ने बैक टू बैक 5 ट्वीट किए। ट्वीट कर लिखा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों, किसान संगठनों, कृषि विशेषज्ञों से बिना चर्चा किए तीनों कृषि बिल बनाए। इन तीनों बिलों को संसद में भी आनंद फानन में बिना चर्चा किए बहुमत के दम पर असंवैधानिक तरीके से पास कराया, जबकि विपक्ष इन बिलों को सेलेक्ट कमेटी को भेजकर चर्चा की मांग कर रहा था। तो वहीं दूसरे ट्वीट पर अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ने इन बिलों पर किसी से कोई चर्चा नहीं की, जिसके चलते आज पूरे देश के किसान सड़कों पर है। नए किसान कानूनों पर किसानों की बात रखने के लिए पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महामहिम राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने तीसरे ट्वीट करते हुए कहा कि फिर हम सभी चारों कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने महामहिम राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा, जिससे किसानों की बातें रख सके, लेकिन राष्ट्रपति महोदय की कोई मजबूरी रही होगी, इस कारण हमें समय नहीं मिल सका। उन्होंने चौथा ट्वीट किया और इसमें उन्होंने लिखा कि किसानों की बात केंद्र सरकार ने नहीं सुनी, जिसके कारण आज किसान पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर संवाद सरकार के साथ इस प्रकार कायम रहते तो यह चक्का जाम के हालात नहीं बनते और आम जन को तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। आखिरी में उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि केंद्र सरकार को अविलंब तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए और अन्नदाता के साथ किए दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। और उधर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के भवनों का वर्चुअल लोकार्पण समारोह के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र की जमकर तारीफ की। वहीं सीएम ने कहा कि हमने फैसला किया है, स्कूली किताबों के पहले पन्ने पर संविधान की प्रस्तावना लिखी जाएगी। नई किताबों में यह छपना शुरू हो गई है। जिस प्रकार से जब से वे राज्यपाल के रूप में आए हैं, मैंने देखा है कि विशेष रुचि लेकर के वे तमाम प्रदेश के विश्वविद्यालयों की समस्याओं को लेके विश्वविद्यालय किस प्रकार से प्रगति की तरफ आगे बढ़े, किस प्रकार से विश्वविद्यालय रिसर्च का काम बढ़े, उसके बारे में चिंतित रहते हैं और लगातार चिंता करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं और हम लोगों से चर्चा करते रहते हैं। और यही कारण है कि तमाम विश्वविद्यालयों के अंदर एक नया उत्साह पैदा हुआ है। समस्याएं अनेकों हैं विश्वविद्यालय की, इसमें कोई दो राय नहीं, और सरकार की भी मजबूरियां, सीमाएं हैं। उस कारण से उन समस्याओं का निराकरण हो नहीं पा रहा। चाहते हुए भी हम चाहेंगे कि राजस्थान में विश्वविद्यालय सेक्टर के अंदर अधिक से अधिक काम हो। निरोगी राजस्थान का मैंने सपना देखा था। राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जो सबसे पहले फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट कर रहा था। फिर हमने सरकार बनते इस बार का निरोगी राजस्थान हो, पहला सुख निरोगी काया। ये सोच के हमने कहा प्रत्येक नागरिक को बीमारी हो ही क्यों, प्रिवेंशन और मेडिसिन हो तो कम से कम तकलीफ होगी लोगों को। एक अभियान के रूप में हमने इसको लॉन्च किया था दिसंबर 19 के अंदर। दुर्भाग्य से कोविड आ गया तो हमने उसको जो तैयारी करी थी, जिसमें तैयारी आपके विभाग ने करी, राजस्थान हेल्थियर यूथ एंड मॉरल एजुकेशन राइम, राज्य कॉलेजों के स्वास्थ्य चेतना के तहत ये काम आपने शुरू किया। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर भी पिछली बार हमारी गवर्नमेंट आई तब हम लोगों ने बड़ा जंप दिया। IIT पहली बार आई राजस्थान में, IIM आ गया उदयपुर के अंदर, ट्रिपल IT कोटा में आ गई, MNIT जयपुर में दर्जा बढ़ गया, एम्स जोधपुर में आ गया, और यहाँ पे भी आजादी के बाद में SMS जैसे हॉस्पिटल खुल गए, विधि विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, निफ्ट जैसी संस्थाएं, FDDI, और जयपुर के अंदर जिस प्रकार से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, वो भी अपना आप एक अलग महत्व रखता है देश के अंदर।
तो कहने का मतलब है कि राजस्थान में जो एक माहौल बनाया पंडित नेहरू ने, उसके बाद में लगातार कोई न कोई संस्थाएं खुलती गई ना। आज हमें गर्व होता है कि तमाम उस श्रेणी की संस्थाओं को राजस्थान बना के आगे बढ़ रहा है। मैं राज्यपाल महोदय कहना चाहूंगा, हमारी गवर्नमेंट आई उसके बाद में 2 साल में हमने करीब 85 नए कॉलेज खोले हैं। 85 आज तक का इतिहास कभी रहा ही नहीं है कि 5 साल कॉलेज मुश्किल से खुलती थी, पर 19 के अंदर करीब लगभग 40 और 2021 के अंदर करीब 47 कॉलेज खोलना। मैं समझता हूं कि ये भी एक माहौल जब बन गया राजस्थान के अंदर उस शिक्षा का, उसके कड़ी के रूप में देखना चाहिए कि सरकार ने ध्यान दिया कि राजस्थान में शिक्षा के साथ साथ में, शिक्षा में पहले राजस्थान पिछड़ा हुआ था, उसको हमने राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोल करके 23,000 पाठशाला एक साथ में गांव गांव में ढाणे में खोल दी उस जमाने के अंदर। उसके बाद में शिक्षा का परसेंटेज बढ़ा यहाँ। तो आज जिस रूप में राज्यपाल महोदय ने जो ये नई शुरुआत करी है, और हमने भी प्रयास किया कि तमाम स्कूलों के बुक्स के अंदर पहला पेज संविधान के प्रियम्बल का हो, ये हमने फैसला किया कि जगह छपने शुरू भी हो गए। ये वास्तव में आज की जरूरत है, कल की जरूरत थी, आज की है, आगे भी रहेगी। अगर देश को एक रखना है। उधर प्रदेश को आज नए सूचना आयुक्त मिल गए हैं। पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को राज्य का नया सूचना आयुक्त बनाया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज गुप्ता को राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान कर दी है। राज्यपाल ने इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेट और शीतल धनखड़ को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। तो न्यूज 18 से उन्होंने खास बातचीत की है, क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। हमारे साथ है नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता जी, आइए उनसे बात करते हैं। सर, सरकार ने आपको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया है, आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, प्राथमिकताएं तो स्वतः स्पष्ट हैं कि सूचना आयोग का क्या दायित्व है, उसके हिसाब से जो भी आरटीआई के अंतर्गत अधिनियम और नियमों के तहत सूचनाएं चाहते हैं व्यक्ति, उनके बारे में उनको सूचना मुहैया कराना। सूचना आयोग सेकंड अपील सुनता है। पहला लोक सूचना अधिकारी को सुनना होता है, उसकी फर्स्ट अपील जनरली संबंधित सचिव के पास होती है, और अंतिम जो सेकंड अपील है वो सूचना आयोग के पास आती है। तो ये सुनिश्चित करना कि समय पर उनका निस्तारण हो जो सेकंड अपील है, क्योंकि बहुत दिन से पद खाली था तो वो पेंडेंसी ज़्यादा है, उस पेंडेंसी को तेज़ी से निकाला जाए और लोगों को जो रिलीफ है वो टाइमली जितना हो सके अब पहुंचाने की कोशिश की जाए। यही प्रमुख हमारा कोशिश रहेगी, और वो जितने भी आयुक्त हैं उनसे मिलकर एक टीम भावना के आधार पर हम काम करेंगे। सर, आमजन का कहना है कि समय पर सूचनाएं नहीं मिल पाती, तो इसके लिए आप तात्कालिक रूप से क्या कदम उठाएंगे? तात्कालिक रूप से तो यही मैसेजिंग, मतलब पहला तो यह है कि जन सूचना पोर्टल इफेक्टिव हो ताकि बहुत सारी सूचनाएं वहां मिल जाएं। नंबर 2 ये आता है कि लोक सूचना अधिकारी जो हैं वो अपना तत्परता से काम करें, उनमें मुस्तैदी हो, उनको नियमों की जानकारी हो, तो पेंडेंसी बढ़ेगी, अपीलें बढ़ेंगी ही नहीं। और उसके बाद संबंधित जो सचिवगण हैं उनसे बातचीत करके कोशिश की जाएगी कि इनको तेजी से निपटाया जाए, और जो फिर भी आयोग के समक्ष हैं उनको नियमानुसार जल्दी निपटाने की कार्रवाई की जाएगी। ये थे मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता जी, जिनका कहना है कि लोगों को समय पर सूचनाएं मिलेंगी और किसी भी सरकारी ऑफिस के यहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। कैमरामैन विपिन शुक्ला के साथ प्रेम मीणा, न्यूज 18 जयपुर। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। कृषि कानूनों के मसले पर केंद्र को आंखें दिखाते हुए बेनीवाल ने चेतावनी दी है कि केंद्र किसानों की मंशा के अनुरूप फैसला नहीं लेता है तो आरएलपी एनडीए का साथ छोड़ सकती है। कृषि कानूनों के विरोध में आरएलपी
एनडीए का साथ छोड़ेगी आरएलपी। आरएलपी ने तरेरी केंद्र सरकार पर आंखें। अकाली दल की राह पर आरएलपी। जी हां, सियासत में कौन कब किसकी राह पर चलने लगे और कौन कब पलटी मार दे, ये बड़े बड़े सियासी पंडित भी नहीं जानते हैं। कल तक केंद्र सरकार और पीएम मोदी के गुण गाने वाले राजस्थान के नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल के बयान तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। अब जरा आप भी सुनिए बेनीवाल के विद्रोही तेवर वाले बयान को लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पहले ही जो तीनों कृषि बिल केंद्र सरकार लेके आई है, इनका विरोध मैंने किया सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़कों पे भी। और आज मैंने अमित शाह जी जो एनडीए के चेयरपर्सन हैं, उनको ट्वीट के माध्यम से और पत्र लिखी मांग करी है कि अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो एनडीए को समर्थन दे या नहीं दे जारी रखे, इस पर पुनर्विचार पार्टी करेगी। सुना आपने, बयान के पहले भाग में बेनीवाल सियासी सावधानी बरत रहे हैं और एनडीए को समर्थन पर पुनर्विचार की बात कह रहे हैं। लेकिन जरा ठहरिए, बेनीवाल इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने खुद किसानों के समर्थन में खड़े होने का आह्वान करते हुए लगे हाथों गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी को भी सलाह दे डाली। किसानों के साथ हैं, आवश्यकता पड़ी दिल्ली कूच करेंगे। किसान कौम को जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम किसानों के साथ हैं। और इसमें शीघ्र प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को इन किसानों से वार्ता करनी चाहिए। दिल्ली के अंदर इनको जो धरना स्थल है वो देने की जो मांग करें उसमें करना चाहिए। बेनीवाल के विद्रोही तेवर इतने पर भी नहीं थमे। उन्होंने पूरी दिल्ली घेरने की अंतिम चेतावनी देते हुए मांगे नहीं माने जाने पर एनडीए से समर्थन वापसी की भी घोषणा कर दी। किसी तरह की बेहूदगी अगर सरकार ने किसानों के साथ की तो पूरे देश का किसान सड़कों पर होगा और दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे। ये मेरी अंतिम चेतावनी दिल्ली की सरकार को है कि कृषि बिलों को गंभीरता से ले, ठंड के अंदर संघर्ष करें, किसानों को बचाएं और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, अन्यथा आरएलपी एनडीए से अपना समर्थन वापस लेने का विचार कर रहा है। बेनीवाल सिर्फ कृषि बिल के बहाने बीजेपी पर हमलावर नहीं है, उन्होंने तो प्रदेश के बीजेपी नेताओं पर भी हमला बोल रखा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खेमे के साथ ही आजकल वो प्रताप सिंह सिंघवी पर भी ट्विटर वार किए जा रहे हैं। मसलन सिंघवी पर वार करते हुए उन्होंने लिखा, सिंघवी जी मत भूलो विपक्ष में हो, बेहतर होगा लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका मजबूत करो। गहलोत सरकार के गठजोड़ का हिस्सा बनकर उन घोटालों और अनियमितताओं को नहीं दबा सकते हैं जिसकी जवाबदेही आपकी और धारीवाल जी की बनती है। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, क्या सिंघवी जी बता पाएंगे आपके मंत्री रहते हुए आखिर फन किंगडम प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी क्यों और किसकी मेहरबानी से हुई? बच्चों के लिए अम्यूजमेंट पार्क के स्थान तक को भूमाफियाओं के हवाले करने में पूरा जोर लगा दिया। क्या यही आपकी वरिष्ठता है? साफ नजर आ रहा है कि बेनीवाल ने बीजेपी के खिलाफ जाने की तैयारी तेज कर दी है। इसी तैयारी के तहत वो कृषि कानूनों को लेकर केंद्र पर हल्ला बोल रहे हैं और अलग अलग तरीकों से बीजेपी के स्थानीय नेताओं को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अकाली दल की राह पर चल रहे हैं बेनीवाल? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। नए वर्ष में प्रदेश के 33 आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा मिलेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने पदोन्नति फाइल का अनुमोदन कर दिया है। सीएस निरंजन आर्य की अध्यक्षता में आईपीएस के अलग अलग स्केल्स में प्रमोशन को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें इन आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर अनुमोदन हुआ। इनमें 2008 बैच के 13 आईपीएस, 2007 बैच के 7 आईपीएस, 2003 बैच के 10 आईपीएस और 1996 बैच के 3 आईपीएस शामिल हैं।
उम्र छोटी काम बड़े कहते हैं कि जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर आप अगर जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बैजूज ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। बैजूज यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल है। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।